जब इंसान अपने अंदर सोच लेता है कि मुझे इसके साथ दुष्कर्म करना है या इसके साथ उसको लेके गलत विचार आ रहे हैं, वहीं से वो रेप प्रारंभ हो जाता है। सरकारें भी वो चीज छिपाने लगे तो वो मीडिया का सहारा लेती हैं। किसी कारणवश मीडिया भी जब उस चीज को छिपाते हैं तब वह कवि का कर्तव्य बन जाता है कि वो समाज को आईना दिखाए। जी। जब जहाँ पे चीजों का गलत इस्तेमाल किया जाए, यदि मेरे पास एक शक्ति दे दी जाए, मुझे एक तलवार दे दी जाए, वो मेरी सुरक्षा के लिए है, पर मैं उसको लोगों को मार काटने के लिए प्रयोग करूं, वो भी गलत है, तो वो गलत हो जाता है। आज में रहते हैं हम, उस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पे मनुस्मृति में कहा गया है, यत नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं को पूजने से पहले नारी को पूजना चाहिए और नारी को पूजना देवताओं को पूजना समान है। हम ऐसी संस्कृति से जुड़े होते हैं। हमें पुरानी खबर मिली कि देवर ने भाभी के साथ रेप कर दिया, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और साहब घर में ही घर के रिश्तेदार उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, और लड़की इस डर से नहीं बताती कि कहीं मैंने तो गलती नहीं करते कि हमारी युवा पीढ़ी उन लड़कियों की इज्जत करना शुरू करे, वो लड़के उनको गंदी निगाहों से ना देखें। आज भी अगर 4 लड़के खड़े हैं और लड़की वहां से गुजरे, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि दिव्यांश दुष्यंत जी। बहुत ही होनहार कवि हैं और आपको मैं बता दूं, इनकी कविताएं लोगों को बहुत पसंद आती है। तो आज हम इनसे कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो फिलहाल में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, आज हम बात करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, आपने भी सुनी होगी उनकी स्टेटमेंट। एक केस चला जिस पर स्टेटमेंट आई कि अगर आप महिलाओं की ब्रेस्ट को पकड़ते हैं या छूते हैं और नाड़ा खींचते हैं या महिलाओं के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ऐसा उन जज साहब का स्टेटमेंट था। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और जब हमारी सरकारें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, और तब ऐसी स्टेटमेंट एक जज, हाई कोर्ट के एक जज दें, तो कैसा एक नोटिस जाता है, एक समाज में उसका इफेक्ट पड़ता है? देखिए, मैं एक बतौर कवि इस चीज का खंडन करता हूँ कि केवल नाड़ा खींचना, बेश कहना, आप इसको रेप की श्रृंखला में नहीं लाते। पहले आप समझिए कि रेप है क्या चीज। रेप केवल एक शारीरिक गतिविधि बाद में होती है, पहले वो मानसिक गतिविधि होती है। बिल्कुल। जब इंसान अपने अंदर सोच लेता है कि मुझे इसके साथ दुष्कर्म करना है या इसके साथ उसको लेके गलत विचार आ रहे हैं, वहीं से वो रेप प्रारंभ हो जाता है। तो नाड़ा और ब्रेस्ट को छूना तो बहुत बड़ा हमारा कार्य हो जाता है। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट अब कुछ भी कहता रहे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। आज एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस बात को स्वीकारा है कि जो स्टेटमेंट आई है वो बहुत गलत है और वो बहुत सेंसिटिव बात है जो एक जज साहब कह रहे हैं। तो उसको लेकर भी आज ये स्टेटमेंट हमने सामने सुनी। हम उस समाज में रहते हैं, हम उस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पे मनुस्मृति में कहा गया है, यत नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं को पूजने से पहले नारी को पूजना चाहिए और नारी को पूजना देवताओं को पूजना समान है। हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं और वहाँ पे एक इतनी जिम्मेदारी हमारा, जहाँ पे न्यायालय, हम जिसको न्याय का मंदिर मांगते हैं, उन्होंने एक ऐसा इतना गलत बयान दिया कि आपको नाड़ा खींचना या उसके वक्षस्थल को स्पर्श करना एक ये रेप की श्रेणी में नहीं आता। तो इससे तो हमारा, मेरे हिसाब से पूरा देश, पूरे हर नारी शक्ति, ये सब इससे मेरे ख्याल से रुष्ट होंगे, क्योंकि इतना बड़ा फैसला और इतना नारी के विपक्ष में कतई नहीं होना चाहिए। हमारे घर में माँ बहनें, बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज में आसपास इतनी स्त्रियां हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करें कि कल को कोई लड़का उनका नाड़ा खींच दे या उसके वक्षस्थल को स्पर्श करे और वो ये सोचने लगे कि नहीं यार, ये रेप नहीं कर रहा है, या फिर सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एक लकीर खींच दी गई कोर्ट द्वारा कि आप इस हद तक जाएंगे तो आप रेपिस्ट या बलात्कारी नहीं कहलाएंगे। पर देखा जाए तो कोई इंसान रेप केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी करता है। आजकल हम देखते हैं कि घरों में रेप होते हैं। हमें पुरानी खबर मिली कि देवर ने भाभी के साथ रेप कर दिया, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और साहब घर में ही घर के रिश्तेदार उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, और लड़की इस डर से नहीं बताती कि कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी, मेरी डांटना पड़ जाए। समाज की नजर में वो लड़की की गलती हो जाती है। वो लड़की, आज भी ऐसा हम देख, आज भी ये मानसिकता है कि समाज की नजर में वो उनकी गलती बन जाती है, और बाई चांस वो लड़की अपने घर में बता दे ये चीजें भी कि मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो उनकी मम्मी हो चाहे पापा हो, डांट डबट के बैठा देते हैं कि मत करियो ऐसा, किसी को मत बताइयो ताकि रिश्तेदारी खराब ना हो। तो ये बहुत गलत है। हमारे माँ बाप को, हमारे समाज को इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि आज मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कि इस समाज में 80% लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ उनके घर वालों ने कभी ना कभी ऐसा दुष्कर्म किया हो।
चाहे उसके कॉन्शियस में किया हो चाहे अनकॉन्शियस रहते हुए किया हो। ये आज के समाज की परिभाषा है। तो देखिए आप कैसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं, कैसे शासन की कल्पना कर रहे हैं, कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं, कहाँ पे बेटी बच पाएगी, कहाँ पे बेटी पढ़ पाएगी। अब ये आप देखिए आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी। हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुद्दे पे उन्होंने ऐसा किया। और जिस समय उन्होंने मेरे सामने इलाहाबाद कोर्ट का ये सब आया था, बयान आया था, तो मैं उस समय मेरी आंखों में आंसू आए। उस समय मैंने एक छोटी सी रचना लिखी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो रचना दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। उस रचना को लिखते हुए मेरी आंखें भर आई थी कि आजकल समाज में क्या चल रहा है और ये हो क्या रहा है। तो मैं रचना आपको सुनाता हूँ कि देखो इस जहां में क्या क्या ये हो रहा है, जिससे थे निकले फल वो पेड़ रो रहा है। रावण का साथ लक्ष्मण देता है हरण में, उस घर का तो देखो कैसे राम रो रहा है। ना छोड़ते हैं कलियां ना छोड़ते फूलों को, उस बाग का वो माली बेफिक्र सो रहा है। कटती है आज बेटी बिकती है आज चीखें, दोनों का ही देखो अब तो सौदा हो रहा है। राखी बनी के फंदा कैसे भाई हो रहे हैं, जिससे थे निकले फल वो पेड़ रो रहे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन, आपने बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल कर कर एक मैसेज देने की कोशिश की है और हमारी जनता तक भी ये मैसेज पहुंचेगा। मेरा एक सवाल ये है कि एक समय था, आज़ादी का समय था, जब जो साहित्यकार थे, कवि थे, वो अपनी कविताओं से सरकारों को हिलाने की एक हिम्मत रखते थे। पर आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो दबाव जो बनाया जा रहा है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, बहुत शांत हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अपनी कला का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी बात को पहुंचाना चाहिए और लोगों को सुनना भी चाहिए? लोग भी कला के प्रति अब थोड़ा बहुत रुष्ट हो गए हैं, बहुत दूर जाने लगे हैं। तो आपको लगता है कि युवाओं को, बाकी की जनता को भी जुड़ना चाहिए इन सब चीज़ों से? देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब जब आम जनता को समाज में क्या चल रहा है वो सच जानना हो तो वो अपनी चुनी सरकारों के पास जाती हैं। जब सरकारें भी वो चीज़ छिपाने लगे तो वो मीडिया का सहारा लेती हैं। किसी कारण बस मीडिया भी जब उस चीज को छिपाते हैं तब वह कवि का कर्तव्य बन जाता है कि वो समाज को आईना दिखाया जाए। परंतु कुछ कवि चारण कवि का कार्य करने लग गए हैं, राजाओं के पक्ष में लिखने लगे हैं, दुष्कर्मों को छिपाने लगे हैं, समाज को ना छोड़ के अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे कवि भी बहुत सारे हैं, कवि नहीं ऐसे कलाकार भी बहुत सारे हैं। जहाँ पे आप पहले गाने देखा करते थे कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ये ऐसे ऐसे गीत हमारे कानों में बजते थे तो हमारे अंदर इन चीजों को लेके प्रेरणा आती थी। और आज क्या बजता है? कुड़ी तू चॉकलेट है चॉकलेट है। थोड़ा कला में भी गिरावट आई है। कला में गिरावट नहीं, कला को लोगों ने समझना बंद कर दिया है। कला एक साधना है। क्या कारण मानते हैं आप इससे कि इस तरह के जो पहले के लिरिक्स में, आप जैसे अभी आपने लिरिक्स की बात करी, और आज के लिरिक्स में इतना फर्क क्यों है? या लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है उस वजह से, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो गई है लोगों की उस वजह से भी है? देखिए ये ज्ञान का अभाव है। मैंने एक इंटरव्यू में सेम बात बोली थी कि जिनको ज्ञान पूर्ण मिल जाता है वो शांत हो जाते हैं, उनके अंदर ठहराव आ जाता है। और जिनके ज्ञान आधा होता है तो वो छलकने लगते हैं, चीखते ज्यादा है। तो इस समय जो कल्चर चल रहा है वो चीखने का चल रहा है। जो ज्ञानी पुरुष है वो तो बेचारे कहते कहते थक गए कि गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो, हमसे सीखो हम सिखाएंगे। पर आज की पीढ़ी सीखना ही नहीं चाहती, वो इसी में खुश है। वो 4 गानों पे ठुमके लगाने में खुश है, सोशल मीडिया पे मटकने में खुश है। पर एक सोशल मीडिया का वो फायदा नहीं उठा सकते इस इलाहाबाद कोर्ट का खंडन करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कही। वो कैमरे के आगे मटक के नाच लेंगे, कुछ भी उल्टी सीधी हरकत कर देंगे, अपनी नग्नता को दिखा देंगे। पर लेकिन जो समाज में दुष्कर्म हो रहा है, जो समाज में सब चीजें दुर्व्यवहार चल रहा है, जो युवा भटक रहा है, ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एक प्लेटफॉर्म हुआ था जहाँ पे कुछ पॉडकास्ट वाले लोग भी थे जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शो चलता है यूट्यूब पे, नाम नहीं लेना चाहिए जी। बहुत ऐसा अभद्र भाषा का वो शो चला जहाँ पे लड़कियां भी मौजूद थी, वो परिवार भी मौजूद थे, लड़के भी मौजूद थे। और उस शो को मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में काफी लोग देखते थे। तो सोचिए उस शो को देख के युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ रहा होगा। क्या उन युवाओं का फर्ज नहीं बनता कि मेरी युवा पीढ़ी सही दिशा में जाए? उन्होंने गाली देने को, कुकर्म को, इन भाषाओं को, इस अभद्रता को इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कर दिया कि हर बंदा आज कूल समझता है अपने आप को।
गाली दे रहा है ना तो मैं कूल बन गया भाई, उनने हाथ में सिगरेट है, सुट्टा मारा तो मैं कूल बन गया। तो आजकल की युवा पीढ़ी का माइंडसेट इस जगह पे आ गया है। तो हमें इसको बदलने के लिए मैं तो उन युवाओं से भी करता हूँ, अगर आप लोगों से इतने लोग प्रेरित होते हैं तो क्या आप अच्छे मैसेज नहीं पहुंचा सकते? क्या आप ऐसे मैसेज नहीं पहुंचा सकते कि हमारी युवा पीढ़ी उन लड़कियों की इज्जत करना शुरू करे, वो लड़के उनको गंदी निगाहों से ना देखें। आज भी अगर 4 लड़के खड़े हैं और लड़की वहां से गुजरे, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है, तो क्या उन लड़कों का फर्ज नहीं बनता कि वो उनको सिक्योर फील कराएं? महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे थे कि महिला कितनी असुरक्षित है हमारे देश में। आज भी कई केसेस हमने रेप के और बच्चियों के साथ भी रेप हमने सुना। तो महिलाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिनसे वो मजबूत हो सकें और अपनी बातों को मजबूती से सामने रख सके? अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा जो सबको पता होना चाहिए, तो कुछ ऐसी बात। देखिए, महिला शब्द एक बहुत बड़ी इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। मैं बालिकाओं में बच्चियों की बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं उन बच्चियों सबके लिए जी, मैं उन बच्चियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखो बेटा, कि आपके साथ कोई भी दुष्कर्म कर रहा है, भले ही वो आपका खुद का सगा भाई क्यों ना हो, आपको पेरेंट्स को बताना है। अगर वो पेरेंट्स भी कोई एक्शन नहीं लेती तो महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन बनाई एक गई। केस भी आया कि एक भाई ने अपनी बहन का रेप किया और उसको उसके माँ बाप ने ही मना किया कि आप इसको ना बताएं। तो महिला हेल्पलाइन है, आप उनका सहारा ले सकती हैं, क्योंकि ये दुष्कर्म आपके साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया है और आपको समाज में रहना है। आज एक लड़की, कोई लड़का उस लड़की को, सोचिए उसका भाई जब इस तरीके से छू रहा है उसे, उसके साथ ना दुष्कर्म किया, तो वो आगे आने वाले समय में किसी लड़के के स्पर्श को किस नज़र से देखेगी? जो लड़का सही भी होगा वो उसको भी उस नज़र से देखेगी कि जब मेरा भाई मेरा नहीं हो सका तो कोई अन्य पुरुष मेरा क्या होगा। तो ये जो एक मानसिकता, ये भ्रांति बन जाती है ना, फिर वो क्या करता है, समाज में दुष्प्रभाव डालती है। फिर उस लड़के के माइंड में सोचेगी कि मैं तो ऐसा हुई नहीं, फिर ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, इससे अच्छा तो ऐसे हो ही जाओ। फिर वो ऐसे हो जाते हैं और फिर वो उन लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं जिनके साथ ये घटना नहीं घटी, फिर उनका एक अलग तजुर्बा आ जाता है, फिर वो लड़कों के साथ ऐसे ट्रीट करती हैं। तो ये जो एक पूरा सराउंडिंग, ये जो एक आवरण बन रहा है ना, इन चीज़ों से हमें बचने के लिए निचले स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चियों से, मैं छोटी बहनों से ये बोलना चाहूँगा कि आप महिला हेल्पलाइन का सहारा लें, घर में बताएं, आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके पास शस्त्र है। कोई भाई भी ऐसा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हम उस देश से, उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पे एक हमारी जो थी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की पूरी सेना से लड़ गई थी। हमारे यहाँ पे चामुंडा, काली का हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है, शक्ति का उदाहरण दिया जाता है। तो क्या आप उस समय वो शक्ति नहीं बन सकती? बिल्कुल, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति है कि वो बड़े से बड़े पुरुष को 2 मिनट में धाराशायी कर दे। बस आपके अंदर वो एक प्रेरणा होनी चाहिए उस चीज। फेमिनिज्म को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट चलती रहती है हमारे समाज में कि फेमिनिज्म जो है अभी सिर्फ ये चिल्लाने और चीखने की बातें रह गई हैं, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, आप 2 चीजें समझिए। एक है फेमिनिज्म, जहाँ पे नारी शक्ति के आगे बढ़ने की, ग्रोथ की बात की जाती है, आवाज उठाने की बात की जाती है। एक है फेक फेमिनिज्म, जब जहाँ पे चीजों का गलत इस्तेमाल किया जाए। यदि मेरे पास एक शक्ति दे दी जाए, मुझे एक तलवार दे दी जाए, वो मेरी सुरक्षा के लिए है, पर मैं उसको लोगों को मार काटने के लिए प्रयोग करूं, वो भी गलत है, तो वो गलत हो जाता है। सरकार ने, हमारे संविधान ने महिलाओं को स्पेशल एक पावर दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेशल पावर दी गई है, पर जब उसका गलत प्रयोग किया जाता है वो फेक फेमिनिज्म में आ जाता है। फेमिनिज्म की मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। इवन मैं खुद फेमिनिस्ट को आप कह सकते हो, मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ फेमिनिस्ट का। मैं महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, इवन मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, फील नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक महिला नहीं हूँ, पर यह कि मैं समझ सकता हूँ कि उस पर क्या गुजरी होगी और उसको क्या करना चाहिए आगे, मैं वो कर सकता हूँ। पर लेकिन तो फेक फेमिनिज्म के नाम पे रैलियां निकल जाती हैं और कुछ नहीं होता, मोमबत्ती कैंडल मार्च हो जाती हैं। क्या होता है उन कैंडल मार्च से? कुछ नहीं होता। 15 दिन आपने कैंडल मार्च निकाले, 16वें दिन आप भी अपने घर, उस बेचारी को न्याय तो मिला ही नहीं। बिल्कुल, बहुत लंबा प्रोसीजर है ये सारी। एक प्रोसीजर है, आप उसका उस प्रोसीजर में सपोर्ट करो, सड़कों पे ना जाके आप न्यायालय में जाओ। अगर आप 15 दिन न्यायालय पे धरना दोगे, प्रेशर ज्यादा बनेगा, उसको जल्दी न्याय मिलेगा। सड़कों पे करने से कुछ नहीं होता। तो फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म दोनों में फर्क होता है। मैं सपोर्ट करता हूँ फेमिनिज्म को, फेक फेमिनिज्म को नहीं करता मैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें करी। एक अंतिम हम खत्म करते हैं इस बात को कि स्त्रियों के लिए, मतलब बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए
कुछ ऐसे साहित्यिक किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहते हो जिनसे उनमें देश प्रेम और महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, मैं ये कहूँगा दोनों जेंडर के प्रति रिस्पेक्ट आए, ऐसे कुछ कवि, ऐसे कुछ साहित्यकार जो आप सजेस्ट करना चाहे कि हम सब लोगों को पढ़ने चाहिए आज के समय में। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा जो हमारा साहित्य है, जी। महाकाव्य, वो है रामचरितमानस। जी। अगर मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति कोई भी कवि को नहीं पढ़ रहा है, कोई भी साहित्य नहीं पढ़ रहा है, वो केवल रामचरितमानस पढ़ ले और उसके हर कांड को बहुत गहनता से समझे, चाहे वो सुंदर कांड हो, बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो। हमें उसमें दिखाया गया है कि स्त्री को क्या करना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग ये समझ लेते हैं कि राम भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था और हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया था, पर एक तीसरा भी रावण था, वो था महारावण। उसका वध किसने किया था? जो किसी के बस की नहीं हो, माँ जानकी ने उसका वध किया था, जी। जिसके बारे में कभी हमें बात ही नहीं करते। तो जब हम पढ़ेंगे उस चीज को, तब वो चीज सामने आएगी। जो महारावण था वो इन दोनों रावण से कई ज्यादा ऊपर था, उसका वध माँ जानकी ने किया था। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्त्री ऐसी थी, तो हमें प्रेरणा के लिए रामचरितमानस, रामायण, किसी अन्य किताब को ना पढ़ के हमारे वैदिक ग्रंथ गीता पढ़ लीजिए, उससे हमें एक अलग प्रेरणा मिलेगी। हम अवसाद से दूर रहेंगे और जो हमारे दिमाग में गलत भ्रांतियां बनी हुई हैं उनसे बचेंगे। तो बस ये 2 काव्य हैं, आप रामचरितमानस, रामायण और गीता, केवल 3 चीज पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि समाज में क्या परिवर्तन आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना और इनके विचार बहुत ही नेक विचार है और आपको इनकी भी कविताओं को सुनना चाहिए। इंस्टाग्राम हैंडल भी है, यूट्यूब भी है, आप जाइए, सुनिए, पढ़िए और खुद भी ये पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। बाकी और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द बेबाक।